मैं डॉक्टर करमवीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। प्यारे बच्चों, आज हम इस ऑनलाइन कक्षा में बीए पाठ द्वितीय का जो पेपर सेकंड है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, इसमें जो आपका टॉपिक चल रहा है 73वां संशोधन। इस 73वें संशोधन में आपको मैंने मेन प्रोविजंस के बारे में बताया कि जो उसके प्रोविजंस हैं, प्रावधान हैं, इसको दो वर्गों में बांटा था। एक अनिवार्य प्रावधान और दूसरा ऐच्छिक प्रावधान। उसके जो सब्जेक्ट्स हैं, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में अनुच्छेद 243G द्वारा जो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, उसमें 29 विषय को लिया था, या जिसमें 29 विषय हैं। इसके संदर्भ में आपसे चर्चा की। उसका जो ऑर्गेनाइजेशन, जो उसका संगठन है, उस संगठन में मैंने आपको बातें बताई कि 73वें संविधान संशोधन में प्रत्येक राज्य के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज की आवश्यकता होगी, और ये 3 स्तर होंगे: ग्राम स्तर, ग्राम पंचायत, खंड स्तर, पंचायत समिति, जिला परिषद। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं इसके जो फंक्शंस हैं या जो कार्य हैं उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, त्रिस्तरीय व्यवस्था में 3 स्तरों के कार्यों को जिस प्रकार से विभाजित किया गया है वो ये है। नंबर 1, जैसे जिला परिषद। जिला परिषद के जो मुख्य कार्य हैं, मैं आपको बताऊं कि जिले की पंचायत समितियों के बजट का निरीक्षण करना, राज्य सरकार से प्राप्त अनुमोदन को पंचायत समिति में वितरित करना, पंचायत व पंचायत समितियों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना, राज्य सरकार को निचले स्तर के कार्यों की सूचना देना व आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त करना, पंचायत समितियों द्वारा जो योजनाएं तैयार की जाती हैं उनमें समन्वय स्थापित करना, जिले की पंचायतों व पंचायत समितियों के जो सरपंच हैं, प्रधान हैं व जो सदस्य हैं, उनकी गोष्ठियां आयोजित करना मुख्य कार्य जिला परिषद का माना जाता है। जहाँ तक उसके फाइनेंशियल सोर्सेज का सवाल है, वित्तीय साधन का सवाल है, तो जिला परिषद के आय के आपको पता होगा विभिन्न साधन हैं। कौन कौन से साधन हैं? जैसे आपको मैं बताऊं, राज्य सरकार का अनुमोदन, भूमि कर में जिला परिषद का हिस्सा, अचल संपत्ति को किराए पर उठाकर प्राप्त आय, राज्य सरकार की अनुमति से पंचायतों से एकत्रित राशि, और जल, तीर्थ स्थान, बाजार आदि पर कर, ये उनके एक प्रकार से फाइनेंशियल सोर्सेज हैं। दूसरी जो त्रिस्तरीय व्यवस्था में आती है पंचायत समिति। तो प्यारे बच्चों, पंचायती राज व्यवस्था की ये भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है, और जिसका दायित्व है कि राज्य में कृषि विकास, सहकारिता विकास, ग्रामीण स्वास्थ्य की देखभाल, शिक्षा का प्रसार, पशुपालन संवर्धन, कुटीर उद्योग, मत्स्य पालन, सिंचाई, ग्रामीण स्वच्छता, संचार साधन, ग्रामीण वन, पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कार्य, सामाजिक विकास, आपातकालीन सहायता आदि, ये एक प्रकार से पंचायत समिति के मुख्य कार्य हैं। तो ग्राम पंचायतों को तकनीकी व वित्तीय सहायता प्रदान करना, पंचायतों के बजट पर नियंत्रण रखना भी पंचायत समिति के ही उत्तरदायित्व हैं, या इसी का मुख्य कार्य माना जाता है।
और जहाँ तक पंचायत समिति का फाइनेंशियल सोर्सेज का सवाल है, उसके वित्तीय साधन का सवाल है, इसमें जिस प्रकार से आपने जिला परिषद के सोर्सेज की चर्चा की, उसी प्रकार से पंचायत समिति के भी अपने अलग से सोर्स हैं। जैसे मैं आपको चर्चा करते हुए बताऊं कि राज्य सरकार तथा जिला परिषद द्वारा अनुदान या ऋण के द्वारा, भूमि जल प्रयोग तथा अन्य वस्तुओं पर कर से आय, और वित्त आयोग के सुझावों पर राज्य सरकार व पंचायती राज संस्थाओं के बीच करों से होने वाली आय का बंटवारा, और एक और है ऐच्छिक दान। ये उसके वित्तीय सोर्सेज हैं, फाइनेंशियल सोर्सेज हैं। तीसरा जो त्रिस्तरीय व्यवस्था में है, ग्राम पंचायत, विलेज पंचायत। इसमें आपको पता होगा कि ग्राम पंचायतों द्वारा अधिनियम की जो प्रथम अनुसूची में कार्य निर्देशित किए गए हैं, जो मैं आपको बताऊं इस प्रकार है कि जैसे स्वच्छ पेयजल का प्रबंध करना, सफाई व रोशनी की व्यवस्था करना, सड़कों व नालियों का निर्माण कराना, गलियों का निर्माण कराना, विद्यालय का संचालन करना, अस्पतालों का प्रबंध, मेलों व बाजारों की व्यवस्था, स्थानीय जो झगड़े होते हैं या मतभेद होते हैं उनको हल करना, क्षेत्रीय विकास योजनाओं का निर्माण करना, लोगों के जान माल की रक्षा करना, सार्वजनिक कुओं, तालाबों, पाठशालाओं, धर्मशालाओं का निर्माण करना, वाचनालयों की व्यवस्था करना, अखाड़ों की व्यवस्था करना, जो गांव में अखाड़े होते हैं ना, जैसे कुश्ती वगैरह दंगल होते हैं, उनकी व्यवस्था करना, जनता के मनोरंजन की व्यवस्था करना, ग्रामीण व कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, सरकारी क्षेत्र को प्रोत्साहन देना, लघु सिंचाई योजनाओं क्रियान्वयन व देखरेख करना, प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम को प्रोत्साहन करना, कमजोर वर्ग का कल्याण इत्यादि ग्राम पंचायत के मुख्य कार्य माने जाते हैं। और जहाँ तक ग्राम पंचायत के फाइनेंशियल सोर्सेज का सवाल है, उसके वित्तीय साधन का सवाल है, इसमें ये कहा जा सकता है कि जैसे घर, जमीन और जो माल और वो जो पशु हैं, इनसे जो कर लिया जाता है वो उसकी आय मानी जाती है या उसका आय है। और मेलों या हाटों या बाजारों में सामान की बिक्री पर कर से होने वाली आय इसमें शामिल है। और ये जो कूड़ा, गोबर, मृत पशुओं के बेचने से जो होने वाली आय होती है वो भी इसका फाइनेंशियल सोर्स कहा जा सकता है। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा वसूल किए गए भू राजस्व का एक हिस्सा पंचायतों को दिया जाता है, और जो न्याय पंचायत द्वारा किए गए जुर्माने से जो आय प्राप्त होती है वो भी इसका फाइनेंशियल सोर्सेज है। इसके अलावा सरकारी अनुदान भी पंचायत को मिलता है, और दान और उपहार के द्वारा भी इसकी आय होती है। तो ये एक प्रकार से इसके वित्तीय साधन है। जहाँ तक उपलब्धियों का सवाल है, अचीवमेंट्स का सवाल है, तो पंचायती राज व्यवस्था की अपेक्षित भूमिका तक पहुंच पाने की प्रतीक्षा ही है, पर फिर भी अपनी समस्त कठिनाइयों के बावजूद कुछ उपलब्धियां भी इसकी हैं, जिनको हम विधिवत रूप से ये कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक भागीदारी द्वारा लोकतंत्र को सही अर्थ में सार्थक बनाया गया है। और गांधी जी का जो सपना था, आपको पता होगा गांधी जी का सपना जो था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण न हो, पंचायती राज व्यवस्था ने उस सपने को आकार देने का कार्य किया है। दूसरी बात, इन संस्थाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक चेतना का प्रसार हुआ है और लोगों ने अपना और अपने वोट का महत्व समझा है। तीसरी बात कि सदियों से घूंघट की ओर में जो द्वितीय दर्जे के नागरिक व इंसान का जीवन जीने वाली जो महिलाएं थी, वो उनमें चमत्कारिक परिवर्तन आया है। उन्होंने अपनी शक्ति और क्षमता को पहचाना और पहली बार वे अपने और अपने बच्चों के, परिवार के हित में स्वयं निर्णय ले रही हैं। गांव के जो पिछड़े हैं, अनुसूचित जाति व जनजाति के लोग हैं, जिनकी अपनी इच्छाएं कभी पैदा ही नहीं हुई और जो दूसरों की सेवा में अपने जीवन को समर्पित करने में ही उनकी सार्थकता समझते थे, उनके जीवन में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। उन्होंने समझा कि वे अन्य मनुष्यों की भांति ही मानव हैं, जिनका अपना गरिमायुक्त व अधिकार संपन्न जीवन होना चाहिए। ये वर्ग अब न केवल अपने स्तर का निर्णय ले रहा है, बल्कि अपने से ऊंचे स्तर पर निर्णयों को भी प्रभावित
कर रहा है। इसके अलावा ग्रामीण पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, जो संख्या में अधिक हैं, अब लोकतंत्र में संख्या की शक्ति को जानने समझने लग गए हैं और इनकी जानकारी ने उनका महत्व बढ़ाया है। वो दबाव समूह की भूमिका निभा रहे हैं। तो ये इनकी उपलब्धियां भी कही जा सकती है। जहाँ तक उसकी समस्याएं या कठिनाइयों का सवाल है, कुछ कठिनाइयां भी हैं, कुछ उसके समस्याएं हैं। इनके बारे में आपको मैं कल बताऊंगा। धन्यवाद।